हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस क्लास हमने 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम अगेन 3 प्रिंसिपल्स को और डिस्कशन करेंगे और वहाँ पर हमने प्यूपल्स डिसीजन मेकिंग्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम प्यूपल इंटरेक्ट के बारे में, हाउ पीपल इंटरेक्ट, इन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल आपके पास डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। नेक्स्ट जो 3 प्रिंसिपल्स इसके बाद आएंगे वो आएगा कि किस तरीके से पीपल्स जो है इंटरेक्ट करते हैं विद अनदर। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रिंसिपल यहाँ पर आता है, या फिर आप 5th प्रिंसिपल वहीं से अगर शुरुआत करना चाहें तो कह सकते हैं कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। अब देखिए, सोसाइटी के अंदर जो भी ट्रेड होगा वो ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो हर किसी को बेटर ऑफ करे। बेटर ऑफ मीन्स भाई अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे दूसरे का नुकसान ना हो, उसका भी फायदा हो। ठीक है, ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मतलब आप देखेंगे कि लोग कंपटीशन इतना तगड़ा करते हैं कि भाई हर दूसरे को बस गिराने में लगे हुए हैं। ये कंपटीशन चल रहा है सोसाइटी में। बट आप प्रोबेबली अगर आपने सुना हो न्यूज़ में दैट द जापानीज आर आवर कंपिटिटर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, in some way is true because American and Japanese firms produces many of the same goods. Ford and Toyota compete the same customer in the market. Automobiles, Ford, American, Toyota, Japanese. Apple and Sony Ericsson या Samsung आपने नाम ले सकते हैं, डिजिटल मार्केट म्यूजिक प्लेयर। ठीक है, इनके अगर आप देखें तो इनका कंपटीशन बहुत इजी नहीं है इन कंट्रीज के बीच में, बहुत ज़्यादा है। तब भी ये सोच रहे हैं कि दूसरे का बेटर ऑफ हो। Trade between the United States and Japan is not likely to a sport contest in which one sides win and the other sides is lose. In fact, opposite is true. ऐसा भी हो सकता है। Trade between two countries can make each country better off. To see why, considered how trade affect your families. भाई देखिए, सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम एक ऐसा ट्रेड ऑफ करना चाहेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में जिससे दोनों कंट्रीज़ का क्या हो, बेनिफिट हो रहा हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यूएसए है और इंडिया है। यूएसए बहुत एफिशिएंटली क्या बना सकता है, राइस प्रोड्यूस कर सकता है लोअर कॉस्ट में, और इंडिया वीट प्रोड्यूस कर सकता है एट अ लोअर कॉस्ट। अगर ये दोनों कंट्रीज़ राइस और वीट दोनों ही अपनी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस करें तो एक में जिनमें इनको लोअर कॉस्ट पड़ रहा है, जैसे यूएसए को राइस में लोअर कॉस्ट पड़ रहा है तो वो वीट थोड़ा महंगा कॉस्टली प्रोड्यूस करेगा, और जबकि इंडिया अगर वीट एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है लोअर कॉस्ट पर तो वो राइस को हायर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहा होगा उससे ज़्यादा। तो क्यों ना अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करें तो दोनों का बेटर ऑफ होगा। कैसे, देखिए, अगर यूएसए वीट प्रोड्यूस करना बंद कर दे और फुली डिपेंडेंट हो जाए इंडिया के ऊपर, और इंडिया राइस को प्रोड्यूस करना बंद कर ले और फुली डिपेंडेंट हो जाए यूएसए के अंदर, यूएसए पर, तो क्या होगा कि भाई इंडिया को राइस जो है वो एट अ लोअर कॉस्ट मिल जाएगा, इंडिया में जो इंडिया वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी कम, और वो हमको देना भी चाहेंगे बिकॉज उन्हें तो उससे ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे प्राइस। और हमारे पास जो यूएसए है वो इंडिया पर डिपेंड हो सकता है वीट के प्रोडक्शन पे। वीट अगर इंडिया ज़्यादा में भी देगा तो भी वो लेने के लिए तैयार है बिकॉज उससे ज़्यादा हायर कॉस्ट उसके देश में आ रही है वीट को प्रोड्यूस करने में, तो वो इंडिया से खरीदने के लिए तैयार होगा। तो इससे आप देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज एक स्पेशलिस्टली अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, और इसके वजह से दोनों कंट्रीज बेटर ऑफ हो रही हैं। उनको दोनों गुड्स के प्रोडक्शन पर रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करना पड़ रहा है, और दोनों ही कंट्रीज बेनिफिटेड हो रही हैं, बेनिफिट मिल रहा है ना। तो और कंपटीशन भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाउ ट्रेड ऑफ अफेक्ट द फैमिली। अगर आप यहाँ देखें, व्हेन अ मेंबर ऑफ योर फैमिली लुक्स फॉर अ जॉब, ही और शी compete अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर फैमिलीज हु आर लुकिंग फॉर जॉब। भाई कंपिटेटिव एग्जाम्स देख लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, भाई इतने सारे लोग कंपिटिट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब किसी चीज़ का एग्ज़ाम क्लियर करूँ, तो भाई मेरे सामने और भी लोग हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम को उसको क्लियर करना, तो भाई कंपटीशन बहुत अगेंस्ट है हर किसी के। फैमिलीज आल्सो compete against one another when shopping because each family wants to buy the best goods at the lowest price.
सो इन सेंस ईच फैमिली इन द इकोनॉमी इज कम्पिटेटिंग विद ईच अदर। बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कंट्रीज, फैमिलीज, पूरी इकोनॉमी में लोग जो है कम्पीट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमने समझा, और क्या सोल्यूशन है वो मैंने आपको यूएसए और इंडिया के ट्रेड वाले एग्जाम्पल में दिया आपको। क्लियर यहाँ तक बच्चे? आगे चलते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 अगर आप देखें, मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो मार्केट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए गुड वे है। कैसे समझते हैं जरा? चलो, तो मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जरा इसको समझ लेते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो आप अर्निंग के लिए करते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सिंपल सा मतलब है। फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आपका, वो मार्केट ऑर्गेनाइज करेगी। उसके लिए आप देखें तो द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म अगर आप जानते हो, इन द सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जो था आपके पास ईस्टर्न यूरोप, इन 1980s may be the most important change in the world during the past half century. Communist countries work on the premise that government officials were in the best position to determine the allocation of resources in the economy. ठीक है, but these central planner decided what goods and services were produced and how much produced and who produce and consumes these goods and services. ये कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है, कम्युनिज्म में यही होता है। ठीक है, सारी गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही होती है। द थ्योरी बिहाइंड द सेंट्रल प्लानर was the only government could organize economic activity in the way that promote the economic well-being of the country. भाई कंट्री ही कर सकती है ऐसा, गवर्नमेंट ही कर सकती है। टुडे, बट आज के वक्त में अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द वंस सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज आर अबेंडेंट दीज सिस्टम एंड आर ट्राइंग टू डेवलप मार्केट इकोनॉमीज। Smart economies, basically private sectors are involved in the economic decisions, economic activities, but in communism या socialist economies only government are involved in the center in economic activities. ठीक है, in the market economy the decisions of the central panel are replaced by the decision of millions firms and households. Firms decides whom to hire and what to make, किसको हायर करें और कितना बनाएं। ठीक है, बट अगर आप सेंट्रल प्लान इकोनॉमी या कैपिटलिज्म में अगर आप देखें, कैपिटलिज्म को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर फुली इंडिपेंडेंट है। वहाँ पर वो अपनी मर्जी से लोगों के हिसाब से चीज़ों को क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, और बांट रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है। अगर आप देखते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग में, अगर आप 76 बुक ऑफ एन इंक्वायरी इन द नेचर ऑन कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, जो कि एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि हाउसहोल्ड एंड फर्म्स इंटरेक्टिंग इन मार्केट एज इफ दे आर गाइडेड बाय द इनविजिबल हैंड। भाई उसको किसी को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, जैसे कि ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। दैट लीड्स देम टू डिजायर मार्केट आउटकम। Our goals in the books that understand how is the invisible hand its works magic. जैसे अगर मार्केट में अगर हाउस होल्ड और फर्म को आप छोड़ दें और कोई भी उसको कंट्रोल ना करे, तो बेचने वाले बेचेंगे, खरीदने वाले खरीदेंगे। इट इज़ अ इनविजिबल हैंड वर्क। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है चलेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें चलते जाएंगी। ठीक है, एज यू स्टडी द इकोनॉमिक्स वी विल दैट प्राइजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच द इनविजिबल हैंड्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली वहाँ पर प्राइजेस आ जाता है, प्राइजेस कितना मार्केट में रखना है, तो जितना डिमांड जितना सप्लाई उसके बिहाफ पर आप प्राइजेस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस स्टडी में यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपका आइडिया रहता है, मार्केट क्यों अच्छा है। मार्केट ही बेसिकली दोनों जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको मिलाता है मार्केट में, है ना, और वो अपना ट्रेड ऑफ कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं पीपल्स एक दूसरे से। ठीक है, 7th प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, और 3rd प्रिंसिपल जो आपका 2nd यूनिट है उसका, गवर्नमेंट्स कैन समथिंग इम्प्रूव्ड मार्केट आउटकम्स। मार्केट आउटकम्स को गवर्नमेंट, अभी हमने देखा एक इनविजिबल हैंड की तरह चलती है मार्केट। वाई गवर्नमेंट नीडेड इन द मार्केट एंड इंटरेक्टिंग द इकोनॉमीज। देखिए, आपको किसी भी मार्केट के अंदर, मार्केट जब फ्रीली चल रही है, गवर्नमेंट चाहिए, इसकी नीड भी होती है, बिकॉज ऑफ मैनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी।
क्योंकि जो आप अगर मार्केट नहीं होगी तो बहुत सारे इंस्ट्रक्चर्स जो हैं बेकार हो रहे होंगे और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही होती है। जैसे वन रीज़न अगर हम दें तो गवर्नमेंट इज़ दैट द इनविजिबल हैंड कैन वर्क इट्स मैजिकली इफ़ द गवर्नमेंट एनफोर्स द रूल्स एंड मेंटेन्स द इंस्टीट्यूशंस दैट आर की टू मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, जो मार्केट इकोनॉमी बन गई है उसमें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाकर उसको कंट्रोल कर सकती है ताकि हर प्लेयर उसमें अपनी मर्जी से काम ना करे। ठीक है, its property rights and enforce. A farmers won't grow food if he expected his crop be stolen. अगर उसकी फसलें चोरी हो जाएंगी तो वो कभी भी फसल नहीं पकाएगा। और रेस्टोरेंट कभी भी मील्स को सर्व नहीं कर पाएगा अगर कस्टमर्स उसे लगेगा कस्टमर्स उसके लिए पे नहीं करने वाले। एक म्यूजिक कंपनी कभी भी सीडीज नहीं बनाएगी अगर उन्हें लगेगा कि कंज्यूमर्स उसे अवॉइड करेंगे पे करने के लिए और उसकी इलीगल कॉपीज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो प्रॉपर्टी राइट्स बनाए कि भाई ये प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो इस प्रॉपर्टी पर मेरा ही राइट्स है और कोई इसको नहीं खरीद मतलब बना नहीं सकता इसकी डुप्लीकेट कॉपीज। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमको चाहिए एक ऑर्गेनाइज और पर्सन्स को इंटरेक्ट करने के। ठीक है, अगर आप देखें कुछ गोल्स के बारे में जो एफिशिएंसी के बारे में है। एफिशिएंसी मीन्स अभी मैंने बताया एक एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए, एक ऑप्टिमम बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए प्रोड्यूसर्स को। एक ऐसा आप अगर देखें और जब वो एलोकेशन नहीं मिलता तो वहाँ मार्केट फेल होता है। इकोनॉमिक्स ने मार्केट फेलियर की सिचुएशंस दी है इसको, विच द मार्केट इज ओन फेल्स टू प्रोड्यूस एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो पाया। One possible cause of market is the failure to externalities. Externalities means other factors, external factors basically, which impact the person actions on the well-being by bystander. The classical example of externalities is pollution. by pollution के वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। जिससे सपोज दैट अगर आप प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट डालेगा और लोगों को एक कॉस्ट बियर करने मींस डॉक्टर के पास वो जाएंगे तो उनको एक कॉस्ट बियर होगी, वो उनकी एक एक्सटर्नलिटीज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरा आप कहें तो। ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। मार्केट पावर रेफर्स टू द एबिलिटी टू अ सिंगल पर्सन और सेलर ग्रुप टू यू अनडुली इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीवन इज इन टाउन नीड्स वाटर बट देयर इज ओनली वन ऑन वेल, the owner of the well is not subject to rigorous competition with which the invisible hands normally keep self-interest in check. In the presence of externalities, market power, well-designed public policies enhance economic efficiency. भाई अगर ऐसा हुआ कि एक ही कुआ है और वो उसका मालिक है तो वो बाकी लोगों को थोड़ी यूज़ करने देगा, तो मार्केट तो फेल हो जाएगी इस तरीके से, है ना। मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मार्केट पावर मतलब इस तरीके की मार्केट पावर बनने ही ना दे गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट की नीड है, आपको गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब लास्ट 3 प्रिंसिपल हमारे पास बचते हैं जो कि इकोनॉमीज के वर्क को बताते हैं, वर्किंग ऑफ द इकोनॉमीज एज अ होल। ठीक है, कि भाई हाउ इकोनॉमी एज अ होल वर्क, किस तरीके से पूरी इकोनॉमी का वर्क चल रहा होता है। ठीक है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया भी है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल यानी 8th प्रिंसिपल, पहला इस टॉपिक का प्रिंसिपल ऑल ओवर द 8th प्रिंसिपल है, अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, और तभी तो लोगों की स्टैंडर्ड, भाई जिस हिसाब का गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा आपको सोसाइटी में उस तरीके के लोग रहेंगे, उस तरीके का उनका स्टैंडर्ड होगा। और इनकम भी अदर फैक्टर्स हैं, वो भी मैं बात करूंगा आगे जाकर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हम बात करें डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड आर स्ट्रेंगिंग इन द 2003 एवरेज अमेरिकन हैड एन इनकम अबाउट दिस, इन द सेम ईयर द एवरेज मैक्सिमम इनकम इज दिस एंड द एवरेज नाइजीरियन अर्न इतना। Not surprisingly, this is the large variation in the average income in reflects in the various measures of quality of life. Citizens of income country have more TVs, more cars, better nutrition, better healthcare, long life expectancy than citizens low income countries. भाई लो इनकम जिस कंट्रीज में वहाँ पर ये सब चीज़ें कम हैं और जिसमें ज़्यादा है उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज इन द लाइविंग स्टैंडर्ड ओवर द टाइम आल्सो आर लार्ज। इन यूनाइटेड स्टेट्स इनकम ज़्यादा है, ग्रो ज़्यादा है, तो ग्रोज अबाउट 2% पर ईयर आफ्टर एडजस्टिंग द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एट दिस रेट एवरेज इनकम्स डबल्स एवरी 35 years over the past centuries. Average income has risen about 8-fold। ठीक है, इनकम लार्ज होती जाती है, उनकी बढ़ती जाती है। इस तरीके से भाई गुड्स एंड डिपेंड करता है ना कि अवेलेबिलिटी कितना मार्केट में अवेलेबल है, उसके हिसाब से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करती है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसको आपको समझ में आएगा। प्रिंसिपल 9 अगर बात करें तो प्राइजेज राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। सिंपल सी बात है भाई, अगर ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो ज़्यादा लोग अबिलिटी टू पे दिखाएंगे। देखिए जर्मनी में 1921 में डेली न्यूज़पेपर कॉस्ट इतने थी। लेस देन 2 years लेटर इन नवंबर 1922 द न्यूज़पेपर कॉस्ट 70 lakh, 7 crore marks. All the other price in the economy rose by the similar amount. This episode is one of the history's most speculative example of inflation, an increase in the overall level of prices in the economy. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। All thought USA has experienced the inflation even close to the Germany in 1920s. Inflation has the time been an economic problem. Inflation महंगाई है, सिंपल सा आपने सुना होगा बहुत बार। During 1970, for instance, the overall level of the prices more than doubled, and the President Greenland Ford called inflation public enemy number 1. Public का नंबर 1 दुश्मन इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन 1990 में अराउंड 3% था। At this rate, it would be more than 20 years at the price are double, and because high inflation imposes the various cost on the society and keeping inflation low level of the goal economic policy around the world। भाई इनकम कम होती है और अब जब प्राइजेस ज़्यादा अब गवर्नमेंट प्रिंट करती है ज़्यादा मनी, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है, पैसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है महंगाई होती हैं चीज़ें। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कहें 1000 रुपये थे इकॉनमी में और कंट्री ने गवर्नमेंट ने 100 रुपये का नोट की करेंसी और इशू कर दी, तो 1100 रुपये लोगों के पास हो गए। तो ज़्यादा मनी है तो ज़्यादा अबिलिटी टू पे दिखाएंगे लोग। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए केवल 10 रुपये पे कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 11 रुपये होंगे और वो बहुत मुश्किल से चीज़ मिलेगी तो आप उसके लिए 11 रुपये पे करने के लिए तैयार होंगे। तो यही एग्जाम्पल है इस वाले प्रिंसिपल का। 10th लास्ट प्रिंसिपल अगर आप देखें, जो कि है सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बस इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो उसको अगर आपको कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कॉस्ट है इन्फ्लेशन बढ़ना, है ना। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको महंगाई कम करनी है तो लोगों की वेजेस कम कर दो, लोगों के पास जो अवेलेबल मनी है उसको कम कर दो। तो जब लोगों की वेजेस आप कम करोगे तो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे कम पैसे पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे आप फ्लिप्स कब्स देखेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर जो पूरा ट्रेड ऑफिस के बारे में जो है बताया हुआ है। ऑल्सो द हायर प्राइजेस इज द लॉन्ग रन द प्राइमरी इफेक्ट ऑन द इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़्यादा मनी आप डालेंगे तो भाई आपका लॉन्ग रन में इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। द शॉर्ट रन स्टोरी इज द मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। Most economists describe the short-run effect of the monetary injection as follows. Increasing the amount of money in the economy stimulates the overall level of spending and thus demand and goods and services. ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। Higher demand may over time cause the firms to raise their prices. भाई ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइस भी बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो इसके वजह से क्वांटिटी को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा वर्कर्स को लेना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्कर्स को लेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ज़्यादा हायरिंग करेंगे तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कम से कम वेज रेट पर ज़्यादा हायर कर लें, और ऐसा होगा नहीं, लोग नहीं काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एंड द लाइन ऑफ लीड टू वन फाइनल इकोनॉमी वाइड ट्रेड ऑफ, अ शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया। इसी तरीके से बिजनेस साइकिल चलती है भाई, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, फ्लक्चुएशन, बूम है, रिसेशन है, मतलब कभी नीचे जा रही है मार्केट, कभी ऊपर आ रही है।
कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें कि आपके पास टेस्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इकोनॉमीज इज ऑल अबाउट. In the economy chapter, we will develop many specific insights about people, market, economies. Mastering these insights will take some efforts, but it is not to cover overwhelming tasks. The field of economics is based on few basic ideas that can apply in the economic in different situation. For this book, we will refer back to the 10 principle of economics. हमने इसको पढ़ा है और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. तो स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. होपफुली आप सभी को अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया हो. तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.